दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद शर्मा है और आज हम एमपीपीएससी मेंस के तीसरे पेपर में हमारे कंप्यूटर वाले सिलेबस की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ई गवर्नेंस। मित्रों, इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण मानकर चलिए आप, और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं। ई गवर्नेंस, अब इसको आप दो भागों में बांटकर देखें तो ई प्लस गवर्नेंस से मिलकर बना है ई गवर्नेंस शब्द, जहां ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का अर्थ है शासन। तो इसे ई शासन यानी इलेक्ट्रॉनिक शासन भी कहा जाता है। देवांग मेहता ने स्मार्ट गवर्नेंस कहा है इसे, ई गवर्नेंस को, जिसमें एस का मतलब सिंपल, एम का मोरल, फिर ए का अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव और टी से ट्रांसपेरेंट, अर्थात सरल, नैतिक, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव मतलब प्रतिक्रिया देने वाला, और ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी। आप जानते हैं ई गवर्नेंस सिंपल सा अर्थ, आप भी सरकार से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी रूप में। सरकार कोई सूचना इंटरनेट के माध्यम से अपने नागरिकों को देती है, या नागरिक सरकार को कोई सुझाव देते हैं। और वर्तमान में तो अधिकांश सुविधाएं सेवाएं सरकार की ऑनलाइन उपलब्ध हो चुकी है। तो आपने भली भांति ई गवर्नेंस को समझा है मित्रों, व्यवहार में भी आप लाए हो। पर इसके कुछ की पॉइंट जो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हैं, मैंने अपने नोट्स में कवर किए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद और इस वीडियो को बीच में पॉज करके आप जो मैंने लिखा है इस अनुसार नोट्स भी बना सकते हो। तो नोट्स बनाने के बाद ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो जाएगा और आप करंट से जुड़े रहिए। कुछ अगर नई योजना आती है, नया पोर्टल आता है, ऐप आता है, तो अपने नोट्स में उसको ऐड करते रहिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपके लिए मेंस और प्री दोनों के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका अर्थ है कि कैसे हम ई गवर्नेंस को प्रारंभ करते हैं और कहाँ तक आज जो यात्रा रही है वो पहुँची है हमारी। ई गवर्नेंस का विकास क्रम हम यहाँ देखेंगे। मित्रों, सबसे पहले 1950-51 में संचार मंत्रालय, जो हमारा प्रथम मंत्रिमंडल था, उसमें संचार का तो सूचना आदान प्रदान का काम होता है, वहाँ तक डाक और पत्र इत्यादि तक ही सीमित था मामला। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना भारत सरकार ने की थी और इस स्थापना के साथ ही ई गवर्नेंस का जो मार्ग है वो प्रारंभ हुआ। 1976-77 में एनआईसी का गठन हुआ। एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, जिसे जिला सूचना प्रणाली भी कहा जाता है। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम जिसने चालू करा था ये मित्रों, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम एनआईसी ने जिले के सभी विभागों से जुड़ा जो रिकॉर्ड होता है, उनके आंकड़े होते हैं, उनको एनआईसी नेटवर्क के माध्यम से संग्रहित करने और व्यवस्थित करने का काम करा था। 1987 में इसे व्यवस्थित रूप से चलाया गया था। एनआईसी नेट अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क बनाया गया था। और जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम जो 1976-77 में चला था, इसका उद्देश्य जिले की शासन संबंधित सभी सूचनाओं को एक जगह एकीकृत करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सके और सरकार भी योजना निर्माण में इसका उपयोग कर सके। फिर 1988 में सरकार ने नासकॉम से समझौता किया। नासकॉम अर्थात सॉफ्टवेयर निर्माण एक कंपनी। देवांग मेहता इसी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्मार्ट गवर्नेंस कहा था, ई गवर्नेंस को। और इस नासकॉम से समझौता करने का सरकार का उद्देश्य था डिजिटल इंफ्रा विकास। मित्रों, ई गवर्नेंस की सुविधा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इसी और सरकार के कुछ सॉफ्टवेयर, तो इन सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए नासकॉम से समझौता सरकार ने किया। 1991 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो पहले संचार मंत्रालय था, उसका नाम बदल करके सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी मंत्रालय हो गया।
9 जून 2000 को आईटी एक्ट आया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाली गतिविधियां होती है उनको विनियमित किया गया, और इस संबंध में अपराध की जब होने लगे तो साइबर अपराध को भी परिभाषित आईटी एक्ट ने किया। कौन कौन से कृत्य अपराध होते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले, तो ये सब इसमें कवर किया गया है मित्रों। तो ये आईटी एक्ट आप आगे भी देखेंगे, अभी इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी आप देखना। वर्ष 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस हैदराबाद बना। यह भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपके लिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस का मुख्यालय कहाँ है। प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखें। 18 मई 2006 ये तारीख आपकी जन्मतिथि जितनी ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इस दिन शुरू हुआ था, और ये डेट आपको लिखना ही पड़ेगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे अपने वीडियो में। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को अच्छे से समझेंगे। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान भी आपको बहुत महत्वपूर्ण समझकर चलना है और अच्छे से अध्ययन करना है। 2011 में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया गांव-गांव में ब्रॉडबैंड बिछाने के लिए, जिसे 2015 में भारत नेट नाम से जाना गया। 2014 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन प्रारंभ किया, और 17 में 2000 जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चालू किया। मित्रों, ई शासन, ई गवर्नेंस को पूर्ण रूप से लागू करने, व्यवहार में लाने के लिए जरूरी है ना कि नागरिक भी साक्षर रहे, डिजिटल साक्षर रहे, वे मोबाइल को ऑपरेट कर पाए। इसलिए ये दोनों अभियान चलाए गए थे, आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम ई गवर्नेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और आप इसी प्रकार से नोट्स बनाइए, जल्दी रिवीजन भी आपका हो जाएगा और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ई गवर्नेंस के उद्देश्य मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अगर सर्विस ऑफलाइन रहती है तो उसमें समय अधिक लगता है, आप जानते हैं। कोई भी आपका प्रमाण पत्र है, अगर सरकार वहाँ से जारी करती है, फिर आपके डाक के द्वारा आपके पते पर भेजा जाता है तो बहुत समय लगता है, या आप स्वयं जाकर लेकर आते हैं तो समय। लेकिन अब यदि आपको मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सेवाएं मिलेगी तो उसमें समय कम लगेगा, अर्थात त्वरित सेवा ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। नागरिकों को कम समय में सेवाएं, बेहतर सेवा जब ऑनलाइन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बने हुए आपके प्रमाण पत्र रहेंगे तो गुणवत्ता, सेवा की क्वालिटी बढ़ जाएगी आपकी। सूचना का एकीकरण। मित्रों, सूचना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है योजना बनाने में सरकार के लिए, और पुराना रिकॉर्ड जो बहुत ही अधिक होता है उनको कागजों में समेट पाना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो ई गवर्नेंस ने क्या करा, रिकॉर्ड मेंटेन में काफ़ी मदद की है सरकार की। बड़ी बड़ी मेमोरीज में, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित किया जा सकता है। तो ये भी एक ई गवर्नेंस का उद्देश्य। पारदर्शिता लेकर आना। प्रशासन में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करता है, जन विश्वास बढ़ाता है। मित्रों, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं क्या हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जनता को पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब पारदर्शिता होती है, किसी भी प्रक्रिया की सूचना जनता तक पहुंच पाती है तो जन विश्वास बढ़ता है और जन भागीदारी प्रशासन में बढ़ती है। तो ये एक उद्देश्य है। एनजीओ की हेल्प लेना आसान हो जाता है, ऑनलाइन एक्सेस होता है, तो आप एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं। सरकार भी एनजीओ की हेल्प लेना चाहती है क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। एनजीओ निरंतर सर्वे करते रहते हैं, तो ई गवर्नेंस के माध्यम से उनकी हेल्प सरकार लेना चाहती है। दक्षता, प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ई गवर्नेंस से, आप जानते हो, ये तो कोई विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। नागरिक भागीदारी। मित्रों, अभी मैंने पारदर्शिता के माध्यम से आपको बताया था, जब ई गवर्नेंस होगा तो नागरिक भागीदारी बढ़ेगी। जैसे माई गव ऐप है, सरकार सुझाव मांगती है युवाओं से, देश के नागरिकों से। और उदाहरण के लिए मैं बताऊं, चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप था, तो उसमें भी नागरिक भागीदारी। आप चुनाव संबंधित जानकारी, अपने क्षेत्र में कुछ अनियमितता, भ्रष्टाचार हो रहा तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, अपने उम्मीदवार का पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। जवाबदेहिता बढ़ती है, जब आप ऑनलाइन किसी प्रक्रिया को करते हो तो भ्रष्टाचार कम होता है, अकाउंटेबिलिटी में वृद्धि होती है।
और जनविश्वास बढ़ता है। ये सभी उद्देश्य आप लिख दोगे। अब हम ई गवर्नेंस के स्तंभों की बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। तो 4 कौन से ऐसे पिलर हैं जिस पर ई गवर्नेंस खड़ा है, जिसके बिना ई गवर्नेंस नहीं चल सकता। तो उसमें से पहला है लोग अर्थात मानव संसाधन। ई गवर्नेंस को मूर्त रूप देने के लिए सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट ही नहीं, उनको चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले लोग भी चाहिए ना। और दूसरे छोर पर नागरिक भी तो उसको एक्सेस करने के लिए चाहिए। तो ये लोग हो गया। दूसरा है संसाधन। यहाँ संसाधन का तात्पर्य भौतिक संसाधन, जो जैसे कंप्यूटर हैं, इंटरनेट हैं, प्रिंटिंग मशीन हैं, ये सब। प्रक्रिया, एक निश्चित प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे आप आवेदन करोगे, वो आवेदन एक्नॉलेज होगा, सरकार के पास जाएगा, फिर उसमें आपको प्रमाण पत्र, ये सब प्रोसेस एक विधि के अनुसार होना चाहिए। तो ये प्रोसेस भी ई गवर्नेंस में फॉलो की जाती है। और प्रौद्योगिकी, यानी कोई टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जैसे स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और एक तकनीक, किस तकनीक के माध्यम से आप ई गवर्नेंस लाना चाहते हो, यह निर्णय सरकार करती है। तो ये हो गया। अब चरण देख लीजिए ई गवर्नेंस के, कैसे ई गवर्नेंस को मूर्त रूप दिया जाता है। सबसे पहले हम कार्यालय का कंप्यूटरीकरण करते हैं, यानी पहले जहाँ रजिस्टर मेंटेन होता था उस स्थान पर हम अब क्या करेंगे, कंप्यूटर लगा देंगे। फिर होती है नेटवर्किंग। बिना नेटवर्क के कंप्यूटर किसी काम का नहीं, यानी उसको अपने कार्यालय के कंप्यूटर को जिला कार्यालय के कंप्यूटर से, राज्य मुख्यालय के कंप्यूटर से जोड़ना होगा, तभी सूचना आदान प्रदान हो पाएगी। तो नेटवर्किंग होगी। फिर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति होगी, यानी किसी वेबसाइट के माध्यम से आप नागरिकों के बीच पहुंच बनाओगे, जहां से हमें सुविधाएं मिलती है नागरिकों को। तो ये ऑनलाइन उपस्थिति होती है। फिर ऑनलाइन अंतर क्रियाशीलता, ये आखिरी चरण है। जब आप ऑनलाइन उपस्थित हो जाते हो, जैसे अभी आपको MPPSC से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन देखना है, तो आप क्या करोगे, जा कर के उसको देखोगे। अगर फॉर्म फिल करने की उसमें सुविधाएं हैं तो आप कर दोगे, तो अंतर क्रिया हो जाएगी ये। तो ये चारों चरणों के माध्यम से ई गवर्नेंस होता है। अब टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के प्रकार में यहाँ आपको बताने वाला हूँ, है ना। प्रकार तो कौन कौन से प्रकार है। G2G पहला प्रकार। यहाँ जी का मतलब है गवर्नेंस, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार और सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच जब जो सेवाओं का, सुविधाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, तो उसको ई गवर्नेंस का G2G प्रकार कहते हैं। जैसे CCTNS। अब CCTNS क्या होता है, सरकार का ही एक विभाग है, पुलिस विभाग। तो पुलिस विभाग के जो सारे अपराध हैं उनका मेंटेन ब्यौरा रहता है इसमें। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें G2G का उदाहरण है। दूसरा है, ये क्या लिखा, प्रगति पोर्टल। हाँ, प्रगति पोर्टल में विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं वो उनकी समीक्षा की जाती है वरिष्ठ अधिकारियों, IAS सचिवों द्वारा। तो प्रगति पोर्टल के माध्यम से कौन सा विभाग कितनी प्रगति कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट डाली जाती है। ये सरकार से सरकार का अंतरक्रिया हो गई। फिर है G2C, या C का मतलब है सिटीजन, यानी जनता से सरकार का जो अंतरक्रियाशीलता होती है। MP ऑनलाइन आपने देखा है, सरकार की योजनाओं का लाभ आप लेते हैं। MyGov हम सुझाव दे सकते हैं, बिजली बिल पे करते हैं, कोई सा भी अन्य बिल सरकार को पे करते हैं। तो ये G2C। अब है G2E। जी मतलब गवर्नमेंट, टू ई अर्थात एम्प्लॉय, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए ई गवर्नेंस की सुविधाएं इसमें आती है। जैसे PIS ऐप, PIS जैसे पुलिस विभाग का कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने के लिए ऐप है, और सुविधाएं भी इसमें मिलती हैं। जैसे छुट्टी का आवेदन आप PIS से कर सकते हो, स्थानांतरण का आवेदन PIS ऐप पर कर सकते हो, अपना सेवा का ब्यौरा सब इस पर देख सकते हो। फिर है इसमें कोई जो प्रमाण वगैरह, प्रमाण जांच प्रमाण, क्या लिखा है मैंने इसमें, एक मिनट, जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण एक उदाहरण है G2E का, तो ये भी है, ठीक है। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी व्यावसायिक संस्थानों से सरकार का जुड़ाव। MCA 21, E-Big, GEM, है ना, ये सब पोर्टल है। सरकार कोई निविदा निकालती है, जैसे सड़क बनाना है, ठेकेदार को आप सड़क बनाने का ठेका देना चाहते हो, तो आप इन पोर्टल के माध्यम से बिजनेस से सरकार जुड़ती है। तो ये 4 प्रकार आप याद रखना। एक तरफ जी रहेगी क्योंकि ई गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में जी यानी गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व रहना ही है।
दूसरी तरफ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का सिटीजन से, एम्प्लॉय से और बिजनेस से। तो हम ये चारों प्रकार आराम से बता देना, 7 मार्कर क्वेश्चन आए तो बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ई गवर्नेंस की अवधारणा देखते हैं और ये कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो आप जानते हो ई गवर्नेंस का मतलब सरकार की जो सुविधाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचना। तो अब इसमें अलग अलग कौन कौन सी अवस्थाएं रहेगी। पहला तो रहेगा वन वे कम्युनिकेशन। जैसे सरकार ने कोई सूचना बताई है, मान लो सरकार ने कोई सूचना दी है तो उसका बुनियादी रूप मिलता है और उसमें, माफ़ करें ये अभी थोड़ा सा एक मेरे फ़ोन में व्यवधान है, मैं आपको जी। तो एक बार पुनः शुरू करते हैं, थोड़ा टेक्निकली एक समस्या आ गई थी। तो जो ई गवर्नेंस की अवस्थाएं हम देख रहे थे मित्रों, वन वे कम्युनिकेशन बुनियादी रूप है, ये केवल सूचना प्रसारण हेतु होता है। आप समझ गए हैं, सरकार किसी सूचना को जनता तक पहुंचाती है इसमें, जैसे रेडियो, टेलीविज़न या किसी वेबसाइट के माध्यम से सूचना को जनता तक प्रकाशित कर दिया जाता है। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन। इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों होता है, आंकड़ों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है। जैसे ईमेल आप भी सरकार को करेंगे, सरकार भी नागरिक को करती है। फिर ये सेवा व वित्तीय क्रियाकलाप, इसमें किसी सर्विस को हम सरकार से प्राप्त करते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र आपने बनवाया तो उसकी प्रति ऑनलाइन आप देख सकते हैं। पहले सिर्फ लोक सेवा केंद्र से मिलता था, अभी आप देख सकते हैं। वित्तीय क्रियाकलाप, आप किसी पेंशन का योजना का लाभ ले रहे हो तो ये भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा मॉडल। चौथा है एकीकरण, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों प्रकार का एकीकरण इसमें होता है। देखिए मित्रों, सरकार के बीच एकीकरण यहाँ शामिल इसमें ई गवर्नेंस में किया जा रहा है। कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपरी स्तर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जो डाटा का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है उसे ऊर्ध्वाधर एकीकरण कहते हैं। क्षैतिज एकीकरण में एक विभाग से दूसरे विभाग का जुड़ाव होता है, जैसे राजस्व विभाग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के जब कोई ई गवर्नेंस क्रियाविधि करता है तो उसे एकीकरण, क्षैतिज एकीकरण कह देंगे। फिर है पांचवी अवस्था इसकी, राजनीतिक सहभागिता। यह सबसे उच्चतम अवस्था मानी गई है। इसमें ऑनलाइन वोटिंग, पब्लिक फोरम इत्यादि शामिल किए गए हैं, जो अभी वर्तमान में अपने यहाँ तो नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग वगैरह हम तो नहीं करते हैं, मतदान तो नहीं करते हैं लीगल रूप से, हाँ, हालांकि वहाँ मशीनें ज़रूर आ गई है। अब देखिए ई गवर्नेंस के मॉडल होते हैं 5। ये आपको बड़ा बड़ा नोट्स अध्ययन नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने इसको लेकर आया हूँ और कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है। तो ये मॉडल अगर वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे, पर अगर पूछे जाएँ तो आप आराम से बता देना। एक होता है प्रसारण मॉडल, जिसमें शासन संबंधी सूचनाएं प्रसारण होती है। दूसरा होता है क्रांतिक प्रवाह मॉडल, जिसमें क्रिटिकल सूचनाओं का प्रसारण ही किया जाता है। एक होता है अनन्यो क्रिया सेवा मॉडल, उपभोक्ता, नागरिक और सरकार के बीच में इसमें क्रियाएं होती है। फिर है मित्रों ई एडवोकेसी गतिशील समर्थन मॉडल, इसमें सरकार को हम राय, सुझाव इत्यादि सब दे सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल में अन्य शासन से तुलना की जाती है और उसमें जो अच्छी बातें होती हैं वो सरकार अपना लेती है। तो इन 5 मॉडल का नाम आप याद रख लें, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। अब भारत में ई गवर्नेंस नीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो 1990 के दशक में ई गवर्नेंस नीतियों को लेकर प्रयास हुआ था। 2003 से 2006 तक आईटी विभाग ने इसमें काम किया। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के समायोजन से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना फिर लेकर आए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ही पढ़ना है, 10 नंबर में अभी आएगी ये, IMP कर लो, ठीक है। और द्वितीय प्रशासनिक जो आयोग था उसने भी नीतियों को लेकर सुझाव दिए थे। अब ई गवर्नेंस योजना 18 मई 2006 आपको रटना है, याद रखना है, प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना। ध्येय वाक्य याद रखना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। मिशन मोड परियोजनाएं, ई गवर्नेंस कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें 31 मिशन मोड परियोजना है, अलग अलग विभागों से संबंधित टास्क पूरे करना ही एक मिशन मोड परियोजना कहलाती है। इसके 4 चरण मैंने आपको पहले बता दिए, कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति व ऑनलाइन संपर्क।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अवसंरचनात्मक घटकों की हम बात करें, अवसंरचनात्मक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले घटक, है ना, क्या क्या हमें संसाधन चाहिए, क्या क्या उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था की गई सरकार द्वारा। तो स्टेट डाटा सेंटर का गठन किया है, यानी राज्य स्तर पर सरकार से संबंधित सारा डाटा बनाया है। स्वान बनाया है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया है मित्रों। इसके बाद CSC कॉमन सर्विस सेंटर बनाया गया है, सर्विस डिलीवरी गेटवे बनाया गया है मित्रों। तो इतना अवसंरचनात्मक घटक यहाँ बनाया गया है। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में तकनीकी आर्किटेक्चर की परतें मैं आपको बता देता हूँ। संगठन परत, तकनीकी परत और उपयोगकर्ता परत, यानी कितनी लेयर से ई गवर्नेंस गुजरता है, ये चीज़ें यहाँ हैं। आप सिर्फ इन तीनों परतों का नाम याद रखें, ज़्यादा आपके लिए काम का नहीं है। देखो संगठन परत रहेगी तो क्या करेगी, यानी सरकार है यहाँ संगठन ई गवर्नेंस में, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ शामिल रहेगा। तकनीकी परत में टेक्नोलॉजी वाली बात चल रही है, यानी एक्सेस एंड डिलीवरी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, IT एसेट लेयर, इन तीनों लेयर के माध्यम से हम सूचना को पहुंचाते हैं। फिर है उपयोगकर्ता परत, सिटीजन बिजनेस इसमें शामिल किया गया है। सिटीजन को बिजनेस को उपयोगकर्ता है दोनों हो सकते हैं, एक तो सिटीजन हो या कोई व्यवसायी हो, तो ये इसमें शामिल है। ये परतें हैं ई गवर्नेंस के आर्किटेक्चर की, आप थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो काम आ जाएगा। अब डिजिटल इंडिया मिशन को हम देखेंगे। 1 जुलाई 2015 को इसे प्रारंभ किया गया था और इसकी नोडल एजेंसी है इलेक्ट्रॉनिक एंड IT डिपार्टमेंट, है ना। इसको इलेक्ट्रॉनिक और IT विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसके घटक क्या क्या है, तो इसमें डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। मित्रों किसी भी योजना को अगर हम पूर्ण रूप देना चाहते हैं, मूर्त रूप देना चाहते हैं, तो आपको आधारभूत ढांचा तो होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक संसाधन, सर्विसेज, डिजिटल साक्षरता, ये सब उसमें शामिल किया गया है। फिर संचालन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका संचालन हो रहा है। उद्देश्य क्या है, देश में डिजिटल रूप से देश को सशक्त बनाना, और इसमें जेम पोर्टल, CSC, डिजी लॉकर, उमंग, माई गोव, आयुष्मान भारत, अस्पताल, PM किसान, नाम, स्वयं प्रभा, छात्रवृत्ति पोर्टल, पाठशाला, कोर्ट, आरोग्य सेतु, संजीवनी इत्यादि विभिन्न प्रकार के पोर्टल इसमें शामिल है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत। और इसके 9 स्तंभ हैं, इनको IMP कर ले, पूछा जाता है कई बार। 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि डिजिटल इंडिया के स्तंभों को समझाइए, तो ये याद रखेंगे। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, यानी जो ब्रॉडबैंड के माध्यम से प्रत्येक गांव तक इंटरनेट सुविधाएं पहुंचना। दूसरा है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वजनिक पहुंच, यानी जो प्रत्येक नागरिक है उसके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट की सुविधाएं होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, पब्लिक तक इंटरनेट का एक्सेस तो हो तभी तो आप ई गवर्नेंस को मूर्त रूप दे पाओगे, तो ये भी इसके एक स्तंभ है। ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी द्वारा सरकारी योजनाओं में सुधार करना, ठीक है। तो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी द्वारा सरकार में हमें सुधार करना करेंगे, जो वर्तमान स्थितियां उनको सुधार में, ये इसका स्तंभ है। ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ये ई क्रांति नाम दिया गया है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखना। ये सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सरकार देना चाहती है। सभी के लिए सूचना, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ये भी अच्छा है, इसका एक स्तंभ। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, टारगेट जीरो इम्पोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ई गवर्नेंस में काम आने वाले हैं उनका विनिर्माण हम भारत में ही करें, ये भी इसका एक स्तंभ है ना। जीरो इम्पोर्ट का टारगेट रखा गया है सरकार द्वारा। नौकरियों है तो IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किनके लिए, नौकरियों के लिए, ठीक है मित्रों। तो ये इसका स्तंभ है। और लास्ट है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, तो ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम यानी जो सेवाओं की पहुँच है वो पूरा किसी भी सर्विस का बहुत जल्दी समाप्त होना चाहिए, उसका प्रारंभ से लेकर आखिरी तक उसकी जो प्रोसेस है वो समय पर हो, जल्दी हो। अब विभिन्न कार्यक्रम हैं, इनको आप देखना, 2 मार्कर बन सकता है यहाँ से। जैसे डिजी लॉकर है तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देता है, 1 GB तक स्टोरेज मुक्त मिलता है। आपकी मेमोरी अगर कम है फ़ोन की तो आप डिजी लॉकर में जा कर के सेव कर दो आपके डाटा को। नागरिकों को डाटा भंडारण की सुविधा है। 2.3 करोड़ जो उपयोगकर्ता अभी है, ये महत्व है इसका। डिजी बॉक्स भी इसी तरह की सुविधा है, बस यहाँ 20 GB तक डाटा आप, और इसमें आप मामूली शुल्क दे करके 30 रुपये प्रति माह में 5 TB तक डाटा आप भंडारित कर सकते हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में शुरू हुआ। गांव में कम से कम
एक व्यक्ति हर परिवार में डिजिटल रूप से साक्षर होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत मिशन मोड में इसको शामिल किया गया है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और ये 9 जून 2017 को शुरू किया गया था, 9 जुलाई 2017 को। और ऑनलाइन सिलेबस इसमें यूजी व पीजी का, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑनलाइन सिलेबस मिलता है स्टूडेंट को, तो बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए स्वयं। डिजिटल भुगतान की यदि हम बात करें तो कुछ टर्म्स हैं जिनको आप याद रखना है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो 2 नवंबर 2010 को शुरू हुआ था, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 11 अप्रैल 2016 को NPCI ने शुरू किया था। भीम ये 2016 में शुरू हुआ, ये भी NPCI ने करा। भारत QR कोड 2017 में, और फास्टैग 2014 में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो ये ऑनलाइन पेमेंट संबंधी ई गवर्नेंस सुविधाएं हैं। अब ये लास्ट में हम देखेंगे परिपक्वता मॉडल, जो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, सेवा परिपक्वता मॉडल तो किसने कैसा दिया, तो गार्टनर ने कौन सा दिया। सबसे पहले सूचना होती है, फिर सहभागिता होती है, लेन देन होता है और परिवर्तन आ जाता है। ई गवर्नेंस से क्या क्या होता है। UN यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, उभरती हुई वेब उपस्थिति होती है सबसे पहले, फिर बढ़ती हुई वेब उपस्थिति होती है, इंटरएक्टिव वेब उपस्थिति होती है, और लेन देन में वेब उपस्थिति का उपयोग किया जाता है। लास्ट में निर्बाध नेटवर्क वेब उपस्थिति होती है। इनको रट लें आप और कुछ नहीं। सेवा मॉडल यदि आ जाए तो आप बताना, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने एक और सेकंड दूसरा क्या बताया है, नवीन सूचना का विकास, बढ़ती हुई सूचना सेवाएं, लेन देन सेवाएं और सेवाओं का जुड़ाव। मतलब ई गवर्नेंस कैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है वो चीज़ें यहाँ बताना चाह रहे हैं हम। एंडरसन व हेरिक्सन ने क्या बताया है कि कल्टीवेशन होता है, फिर प्रसार, फिर परिपक्वता और फिर क्रांति आ जाती है। ठीक है साहब, तो ये कुछ मॉडल है, और तो ये ई गवर्नेंस था। आप इतना ही नोट्स बनाइए और करंट से जुड़े रहिए। कुछ नए पोर्टल जो लॉन्च होते हैं तो उनको आपको याद रखना है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। कंप्यूटर की यूनिट में पूरी करवाऊंगा, और भी जो अधूरा सिलेबस है उसको पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। यदि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने वाले जो कोचिंग नहीं जा सकते, तो मैं कोशिश करूँगा उनके लिए समय निकाल करके। जॉब से समय निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है मित्रों, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए समय निकालूँ। यदि आप कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि हाँ सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए करना चाहिए, और मैं लेकर आऊँगा वीडियो। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।